हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है इस आज का चैप्टर में। तो आज का चैप्टर जो हमारा जो है वो कंटिन्यू जा रहा है, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर्स। दिस इज़ योर सेकंड चैप्टर इन प्रोग्रेस। और इसमें हमने क्या किया है कि इंट्रोडक्शन की है और बहुत सारे जो हैं इसके टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के हमने जो है वो कवर किए हुए हैं। इसमें जो पहला जो मैंने चैप्टर का जो पहला जो क्लास दिया था वो था आपका इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है उसके बारे में बताया था। और उसके बाद जो है उसके बाद हमने पढ़ा जो कि रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्यों बनी, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्यों बनी। और मैंने बताया था कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी, एक यूरोपियन यूनियन थी और दूसरा था आशियन, ASEAN, आशियन था। तो बोलता है कि मैंने आज जो पहले है वो रीजनल, इसके जो रीजनल ये ऑर्गेनाइजेशन है इनका ऑब्जेक्टिव बताए थे कि क्या ऑब्जेक्टिव है इसके बनने के, क्यों इनको बनाना ज़रूरी पड़ा। और उसके बाद जो है उसको एक्सप्लेन भी किया था हमने एक को कि यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन कैसे हुई और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, फॉर्मेशन करने के क्या मकसद था उसका यूरोपियन यूनियन को बनाने का। उससे पहले हमने एक और चैप्टर कंप्लीट किया था, वो चैप्टर था ये किया था हमने क्लास जो है या एक टॉपिक जो कंप्लीट किया था वो पढ़ा था हमने कि राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो एक सुपर पावर जो है 1991 के बाद आई थी वो यूएसए थी, उसको काउंटर करने के लिए जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, अल्टरनेटिव पावर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर जो है यूएस को काउंटर करने के लिए उसका अल्टरनेटिव जो है ढूंढने की कोशिश की थी। इसमें तीन थी, एक यूरोपियन यूनियन था, आशियन की फॉर्मेशन थी, और उसके बाद चाइना जो है वो खुद जो है वो अपने इकोनॉमी को जो है वो डेवलप कर रहा था, डिफरेंट इसका पॉलिसीज को फ्रेम करके जो है अपने इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। और उसने इंडिपेंडेंटली जो है थर्ड जो अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर जो है और पॉलिटिकल या इकोनॉमिक हो वो चाइना थी। पहले कौन थी? यूरोपियन यूनियन, और उसके बाद आशियन, और आशियन के बाद चाइना। चाइना के बारे में पढ़ लिया हमने, यूरोपियन यूनियन के बारे में भी पढ़ लिया हमने। और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो था मतलब बनने का, वो भी मैंने आपको पढ़ा लिया था। तो आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ आशियन एंड इट्स की फीचर्स। अब एक और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है आशियन, ASEAN। आशियन जो है ये एक रीजनल फोरम है या इसको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और बोलते हैं इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, कैसे ये बना, और इसके की फीचर्स क्या है, मींस कि इसके गोल क्या क्या हैं, क्यों इसको बनाया गया। तो लेट अस स्टार्ट विद आशियन। तो आशियन से हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो आशियन होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। मींस कि ये एब्रिविएशन में दिया हुआ है, अब इसको फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। ये इसका मतलब होता है साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ए फॉर एसोसिएशन मींस एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो बोलता है कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है मतलब साउथ ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनकी एसोसिएशन है, जिसको हम आशियन से पुकारते हैं। तो एक बार सुन लो कि आशियन की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मतलब साउथ ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन को हम आशियन कहते हैं। अब वो बोलता है इसमें जो है
क्या हुआ कि आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जैसे मैंने आपको यूरोपियन यूनियन में पढ़ाया था कि यूरोपियन यूनियन भी जो आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर जो चल रही थी उसमें बड़ा हैवी नुकसान हुआ था, इकोनॉमिक लॉस हुआ था, किसका, कंट्रीज बहुत गरीब हो गई थी। इसी तरह से बोलता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो थी वहां पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। और बोलता है जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन हैं या कंट्रीज हैं, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ इन कंट्रीज का भी बहुत सारा जो है वो नुकसान हुआ, बहुत ये कंट्री जो है वो गरीब हो गई। अब बोलता है कि इसको रिकंस्ट्रक्ट करना, इसको दोबारा से उस पटरी पर लाना है जहां से वो पीछे चले गए थे, मतलब जंग की वजह से। तो जंग की वजह से इकोनॉमी जो थी वो लॉस हो गई थी। और जो कंट्रीज थी इसकी साउथ एशिया की वो बड़ी गरीब हो गई थी, जैसे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज गरीब हो गई थी। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का कहने का मतलब है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी जो असर जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री पर पड़ा। अब बोलता है कि इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए दोबारा उसको इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए या पॉलिटिकल लेवल पर डेवलपमेंट करने के लिए या सोशो कल्चरल को डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है उनका एक ग्रुप बनाए, एक यूनियन बनाए या एक एसोसिएशन बनाए जो किसके बारे में सोचे, इन एशियन कंट्रीज के बारे में कि हमें यहाँ पे पॉलिटिकली भी स्ट्रांग रहना है, हर एक साउथ एशियन कंट्री, और बोलता है कि इकोनॉमिकली भी साउंड बनना है और पॉलिटिकली भी साउंड बनना है, हमें सोशो या कल्चरली भी जो है वो हमें क्या बनना है, अच्छी तरह से प्रोग्रेस करनी है। अब बोलता है ये बनता कब, ये एसोसिएशन बनती कब है, ये एसोसिएशन बनती है 8 अगस्त 1967 में। ये एसोसिएशन कब बनती है, कौन सी एसोसिएशन, ओशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उसकी एसोसिएशन जो वो कब बनती है, उसकी डेट क्या है, 8 अगस्त 1967 अंडर बैंकॉक ट्रीटी। बैंकॉक ट्रीटी मतलब बैंकॉक में क्या हुआ कि वहां पर ये एक ट्रीटी साइन की गई, कि उस वक्त जो कंट्रीज जिन्होंने इस एसोसिएशन को ज्वाइन किया, तो उन कंट्रीज ने जो है इस ट्रीटी पर, इस जो एग्रीमेंट पर साइन किया कि जो एग्रीमेंट में लिखा गया था वो हम पढ़ेंगे नीचे की एसोसिए मतलब उसका जो है वो मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था इस एसोसिएशन बनने का। तो बोलता उस ट्रीटी को इन्होंने साइन किया कहां पर, बैंकॉक में। तो बोलता है बैंकॉक में इसका ये डिक्लेरेशन हुई इसकी। अब बोलता उस वक्त जब ये साइन किया था तो उस वक्त सिर्फ 5 कंट्रीज थी। उस वक्त जब डिक्लेरेशन को साइन कर रहे थे 8 अगस्त 1967 जब ये फॉर्मेशन हुई थी इसकी आशियन की, तो उस वक्त कितनी कंट्रीज थी, सिर्फ 5 कंट्री थी जिन्होंने इस एग्रीमेंट पर साइन किया था। उस कंट्री में एक थी मलेशिया, दूसरी थी फिलीपाइंस, तीसरी थी सिंगापुर, चौथी थी इंडोनेशिया और पांचवी थी थाईलैंड। पता चल गया कि मींस आशियन जो कंट्रीज हैं, नेशन जो हैं, इसके साउथ ईस्ट एशियन नेशन के जो कंट्रीज हैं, तो बोलता है जब ये एसोसिएशन बनी आशियन, तो वो बनी 8 अगस्त 1967 में। अब उसमें उस वक्त कितनी कंट्रीज ने इस एसोसिएशन को ज्वाइन किया था, सिर्फ 5 कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया था। वो आप लिख लो, एक मलेशिया है, फिलीपाइंस है, सिंगापुर है और इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया। अब ये बैंकॉक जो है ना, जो जहां पर ये साइन हुआ, तो ये आता है इसमें क्या बोलते हैं, थाईलैंड, में, ठीक है। तो बोलता है वहां पर इसको जो है वो साइन किया गया। अब बाद में क्या होता है कि और सारी कंट्रीज इसको ज्वाइन करती, इसके बनने के बाद टाइम टू टाइम क्या होता है कि लेटर ऑन 5 मोर कंट्रीज ज्वाइन द एसोसिएशन फ्रॉम टाइम टू टाइम।
बोलता बाद में जब इस एसोसिएशन की डेवलप होने लगी, ये एसोसिएशन जो है अच्छा काम करने लगी, तो दूसरे भी कंट्री जो थे साउथ ईस्ट एशिया के, वो भी इंटरेस्टेड हो गए इस यूनियन या इस एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए। अब बोलता है लेटर ऑन 5 मोर कंट्रीज ज्वाइंड दिस एसोसिएशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब बोलता वो कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने बाद में जिन कंट्री ने इसको ज्वाइन किया, वो थी एक म्यांमार, लॉस डीप पीडीआर, उसके बाद कंबोडिया थी, ब्रुनाई थी एंड वियतनाम था। और कंट्रीज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 5 कंट्रीज ने हैं कि इसको ज्वाइन किया। किसको ज्वाइन किया? आसियान को ज्वाइन किया। किसने किया? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने। किसको ज्वाइन किया? आसियान एसोसिएशन को ज्वाइन किया। ठीक है, पहले 5 ने ज्वाइन किया था जब वो ट्रीटी बनाई गई थी बैंकॉक में। अब बाद में वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होता है कि दूसरी कंट्रीज भी इसको ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो गई और बाद में इसको ज्वाइन किया। और वो जो बाद वाली कंट्री थी, म्यांमार था, लॉस पीडीआर थी, कंबोडिया था, ब्रुनाई थी एंड वियतनाम था। अब होता क्या है कि इसमें एट प्रेजेंट जो है इस एसोसिएशन की 10 कंट्रीज हैं। ठीक है, अब बोलता है कि इस एसोसिएशन का मकसद क्या है, इस एसोसिएशन बनने का मकसद क्या है। देखो जितनी भी मैंने एसोसिएशन पढ़ाई ना या यूरोपियन यूनियन पढ़ाई, तो उसमें भी मैंने एक यूरोपियन यूनियन और इसका आसियान की कॉमन मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताए थे कि एसोसिएशन बनती क्यों है। ये जो एसोसिएशन है बनी, रीजनल एसोसिएशन है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था बनने का। तो कॉमन हुआ अगर तो यूरोपियन यूनियन में भी कॉमन आएगा तो इसमें भी कॉमन आएगा। तो चलो हम इसको जो है हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब बोलता है ये एक इकोनॉमिक एसोसिएशन थी। ये एक क्या थी? इकोनॉमिक एसोसिएशन थी। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि ये किस पर प्राइमरी जो इसका मकसद था इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था। प्राइमरी मकसद इसका क्या था? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस एसोसिएशन का बनने का क्या था कि क्योंकि ह्यूज लॉस हुआ था ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो बोलता है इसको ही मद्देनजर रखते हुए इकोनॉमी डाउन हो गई थी और उस इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए इस एसोसिएशन का बनना जो है वो बनी थी। मींस कि इससे हमें पता चलता है कि प्राइमरी इसका मकसद क्या बनना था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बोलता है इट इज एन इकोनॉमिक एसोसिएशन एंड इट्स प्राइमरी एम इज टू इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा जो था उसका इसका ये मकसद था सोशल डेवलपमेंट। समाज के हिसाब से भी देखा जाए तो उसकी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। और कल्चरल डेवलपमेंट मींस कि प्राइमरी मकसद में क्या है? एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया, सोशल डेवलपमेंट आया और कल्चरल डेवलपमेंट। अगर वहां पर पूछे आपको कहीं एग्जाम में जब आ गया कि राइट इन डिटेल द फॉर्मेशन ऑफ आसियान, तो क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछ सकते हैं तो आपको यही आंसर देना है। अब उसके की फीचर्स पूछ सकते हैं या इसको ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान। आसियान के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसकी फॉर्मेशन के बारे में पूछ सकते हैं। तो फॉर्मेशन में आगे पीछे सेंस में इधर उधर जो है वर्डिंग में हो सकती है, लेकिन जो फैक्ट होता है वो फैक्ट ही होता है जो मैंने आपको बताया। तो बोलता है प्राइमरी इसका ये फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, सोशल डेवलपमेंट करना और उसके बाद कल्चरल डेवलपमेंट करना। अब सेकेंडरी एम, ये प्राइमरी एम थे इसके। प्राइमरी एम होता कि फर्स्ट फोकस किया था इसका। तो उसके बाद जो है अब लेकिन ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसकी करनी है ये भी तो समझना बड़ा जरूरी है। अब ये सोशल डेवलपमेंट किसकी करनी है और कल्चरल डेवलपमेंट की? उन्हीं नेशंस की। ये नहीं कि वो अपने जो उन्होंने जो एसोसिएशन बनाई है जिन कंट्रीज की उसके बाहर जाएंगे, वो नहीं, वो
उन्हीं कंट्रीज की जो है उन्हें इकोनॉमिक पर जो है वो करना है, मतलब डेवलपमेंट करनी है उन्हीं कंट्रीज की। जो जैसे अगर 10 कंट्रीज है तो 10 की 10 इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी कि किसी पर्टिकुलर 2 कंट्री की या 3 कंट्रीज की नहीं, या उससे बाहर बाहर नहीं जाना, जो भी इसके मेंबर हैं उसी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और सोशल जो है डेवलपमेंट या कल्चरल डेवलपमेंट उन्हीं कंट्रीज की करनी है। ये इसको दिमाग में रखना कि डेवलपमेंट किसकी होनी चाहिए, इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट हो, लेकिन किसकी होनी चाहिए, मेंबर कंट्रीज की। मींस कि उसको जिसने ज्वाइन किया राशन को उन्हीं कंट्रीज की डेवलपमेंट करनी, ये नहीं कि वो बाहर निकलेंगे और यूरोप की डेवलपमेंट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। अब बोलता है सेकेंडरी एम की इसका दूसरा इसका जो है मकसद है वो इस एसोसिएशन का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, टू सॉल्व द सिक्योरिटी प्रॉब्लम। देखो सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या होती है कि मींस कि सेकंड वॉर तो उनको पता था कि भाई फर्स्ट भी हो गई, सेकंड वॉर भी हो गई, इंटरनल रिफ्ट्स भी हैं मतलब कंट्रीज के बीच में। तो हमें क्या करना है कि जितनी भी कोई प्रॉब्लम हमारी है इंटरनल विद इन द कंट्रीज ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन की जितनी कंट्री उनमें आपस में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, उस डिस्प्यूट्स को जो है खत्म करना है। और सिक्योरिटी जो है हर एक कंट्री जो जो उस एसोसिएशन को जिन कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, मींस कि आशियन कंट्री को जिन कंट्रीज ने ज्वाइन किया है उसकी सिक्योरिटी, मींस कि एक को थ्रेट है तो दूसरे को भी थ्रेट है। मींस कि अगर थाईलैंड, अगर हम बोलेंगे नहीं जी इंडोनेशिया को थ्रेट है किसी बाहर की कंट्री से, इस एसोसिएशन से बाहर की कंट्री, फॉर एग्जांपल अगर इंडोनेशिया को थ्रेट है किसी बाहर की कंट्री से, तो जो मेंबर कंट्री है ना इस एसोसिएशन की, सब के मतलब वो थ्रेट सब पर मानी जाएगी। ऐसा कहा उन्होंने डिक्लेरेशन में कि अगर ये हमारी मेंबर नेशन में एक किसी कंट्री को अगर एक्सटर्नल थ्रेट है किसी और कंट्री की, तो हम ये मानेंगे कि ये सब हमारी एसोसिएशन कंट्री जो है उन पर थ्रेट मानी जाएगी। ये नहीं कि बेचारा जो इंडोनेशिया है उसको डील करेगा, कंबाइन मिलके उसको डील करना। मींस कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम को जो है उसको हल करना जो है, ये भी एक सेकेंडरी उनका जो है ये ऑब्जेक्टिव था किसका, आशियन का। उसके बाद बोलता है जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स मींस कि विद इन द कंट्रीज में जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, तो उन प्रॉब्लम्स को भी हम पीसफुली बायलैटरल टॉक से जो है हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ये भी एक मकसद था, ये सेकेंडरी में आता है। अब वो बोलता है कि इसके बाद क्या हुआ कि सबसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन कहां पे हुई थी, इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव जो हैं आप 2 3 या 3 4 लिख सकते हो, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी जो है वो उसको मेंटेन करना, सिक्योरिटी जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और बोलता है पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है उसको भी सॉल्व है। ये 4 5 ऑब्जेक्टिव आपको मिल गए यहीं से। और थोड़ा सा लिखना ऊपर कि ये बना कहाँ है, कितनी कंट्रीज थी और कितनी कंट्रीज ने लास्ट में इसको ज्वाइन किया, टोटल कितनी कंट्रीज हैं आज इसकी आशियन की। अच्छा उसके बाद इसका जो फर्स्ट जो है बनी कहाँ थी, किस डिक्लेरेशन के अंडर बनी थी, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंडर बनी थी। बाद में बोलता है एक और काम, एक और इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि बोलता है 1976 में क्या होता है। 1976 में क्या होता है, द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन वाज एस्टेब्लिश्ड इन जकार्ता। अब बोलता है जकार्ता में क्या होता है कि इंडोनेशिया की राजधानी है शायद ये, तो बोलता है इसमें जो है वहां पे क्या होता है कि ये 1976 में इसका हेडक्वार्टर जो है जकार्ता में चला जाता है। बोलता है ये ऐसे अपनी मर्जी से कंट्री थोड़ी ले सकती है, ये सारा मिलके जितने भी मेंबर कंट्रीज है वो डिसीजन लेती है। देखो भाई हमें हेडक्वार्टर यहाँ पे रखना जहाँ पर सबको सूटेबल लगता है, तो वहां पे उसको हेडक्वार्टर बाद में शिफ्ट हुआ कहाँ के लिए, पहले बना कहाँ बैंकॉक में, और बाद में जकार्ता में जो है इसका हेडक्वार्टर जो है फिक्स हो गया किसका, आशिंगा। लेकिन डेट याद रखना 1976 में। अब वो बोलता है कि इसके बाद क्या होता है 1994 में क्या होता है कि बोलता है ARF। अब क्या होता है कि इन द एरिया रीजनल फोरम, इसको बोलते हैं ARF का मतलब एरिया रीजनल फोरम, उस एरिया के रीजनल फोरम, एरिया मतलब एरिया वाइज फोरम बनी। अब मैं बताऊंगा क्या फॉर्म बनी।
मीन्स कि एरिया वाइज देखो भाई, अगर 10 कंट्रीज हैं तो 10 कंट्रीज के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लानी है, 10 कंट्री का सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है, 10 कंट्री को कल्चरल एंड सोशल जो है वो भी जो डेवलपमेंट करनी है। तो बोलता है कि इसमें जो है अपना अपना काम जो है वो डिवाइड करने की इन्होंने कोशिश की। ARF जो है उन्होंने एरिया रीजनल फोरम, मतलब रीजन की कुछ पर्टिकुलर रीजन की फोरम्स जो है वो बनाई गई, एक किस्म की और एसोसिएशन बनाई गई या फोरम कहते हैं जिसको। तो बोलता है उसमें क्या हुआ कि एरिया रीजन फोरम जो है वो सेटअप हुआ 1994 में, ठीक है। उसके बाद 2003 में जो है ओशन कम्युनिटी वाज फॉर्म्ड। उसके बाद जो है देखो, एरिया रीजन फोरम में अब एक बात और बता दूं आपको इसमें कि दोबारा से, कि एरिया रीजन फोरम मींस कि अगर 10 कंट्रीज हैं तो कुछ एक एरिया की मतलब ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ जो भी उनकी डायरेक्शन है उन्होंने बताई होंगी कि इस एरिया में ऐसी एक फोरम होनी चाहिए, इस एरिया में दूसरी फोरम होनी चाहिए, इस जो उस एरिया को लुक आफ्टर करेंगे, जो उस एरिया को लुक आफ्टर करेंगी कि क्या वहां पर डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, क्या वहां पर रीजनल कोऑपरेशन है कि नहीं है, क्या वहां पर जो सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये सारी चीजें जो वो देखते थे, एरिया रीजनल फोरम करते थे। लेकिन 2003 एक और डेट आती है 2003 में क्या होता है कि ओशन कम्युनिटी वाज फॉर्म। अब कम्युनिटी बनाई गई, फोरम बनाई, पहले बनी क्या, एसोसिएशन बनी। एसोसिएशन बनने के बाद उसका हेडक्वार्टर जो है शिफ्ट हो गया, उसके बाद जकार्ता में चला गया। उसके बाद जो है हमारे पास मैंने ऑब्जेक्टिव बताया आपके इसके। उसके बाद मैंने बोला कि बोलता है 1996 में क्या 76 में क्या होता है, हेडक्वार्टर जकार्ता का वो चला जाता है। फिर ARF 1994 में एरिया रीजनल फोरम बनता है। और 2003 में क्या होता है कि एशियन कम्युनिटी बनती है। अब बोलता है वो कम्युनिटी कौन सी है, नंबर 1 कम्युनिटी बोलता है आशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, आशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन सिक्योरिटी कम्युनिटी। अब इस सिक्योरिटी कम्युनिटी का काम क्या था, इस ये कम्युनिटी जो थी वो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जो वो काम करती थी, उसको न किसी पॉलिटिकल से कोई लेना देना था, ना उसको कोई कल्चरल डेवलपमेंट से लेना था, ना उसको कोई सोशल डेवलपमेंट से लेना था। उसका वही काम दिया था कि आशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी को ये काम दिया था कि आपने खाली जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी का जो है वो ध्यान रखना है, उसमें जो भी डेवलपमेंट करनी है आपने तो वो उनके हाथ में थी डेवलपमेंट करना। और वो कम्युनिटी में एक कंट्री के लोग नहीं तो जितने अगर 10 की 10 कंट्रीज तो उनमें से सबके मेंबर एक एक होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है कि दूसरी ये पढ़ा हमने ओशन सिक्योरिटी कम्युनिटी। अब जो है दूसरा जो है ओशन इकोनॉमिक कम्युनिटी। देखो कम्युनिटी बनी 2003 में, 3 कम्युनिटी बनी, एक बनी सिक्योरिटी कम्युनिटी, उसके बाद इकोनॉमिक कम्युनिटी और उसके बाद सोशो कल्चरल जो है वो कम्युनिटी बनी। अब इन कम्युनिटी का काम है, सिक्योरिटी का मैंने बता दिया। अब इकोनॉमिक कम्युनिटी जो उसको सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी जो है वो किस पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जो है वो पढ़ेंगे करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही कि नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो क्या वजह उसके पीछे, तो सारा जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इस रीजन की जो है मींस एसोसिएशन की जो है वो कौन देखेगा, एक कम्युनिटी देखेगी जो उन्होंने 2003 में बनाई, उसका नाम है आशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। उसके बाद जो है एक और कम्युनिटी बनाई जो कल्चरल सोशो कल्चरल कम्युनिटी है। अब ये सोशो कल्चरल कम्युनिटी जो है ये किस कर देखेंगे, सिर्फ जो कल्चरल डेवलपमेंट है मींस कि एक दूसरे से मिल बैठ के रहना तो उनका कल्चर को प्रमोट करना, किसी भी कल्चर को जो है वो मींस कि कंबाइंड तरीके से कल्चरल एक्सचेंज करना या कल्चर को प्रिजर्व करना, ये सारा चीज जो है वो कौन देखती थी कि सोशो कल्चरल ये कम्युनिटी। तो अब हमने कम्युनिटी 2003 में 3 कम्युनिटी बनाई, इसमें तो वो कौन कम्युनिटी, एक सिक्योरिटी कम्युनिटी थी, दूसरी इकोनॉमिक कम्युनिटी थी और तीसरा क्या था, कल्चरल सोशो कल्चरल कम्युनिटी थी। अब देयर आर ओनली 10 ऑफिशियल लैंग्वेज। अब लास्ट में अब देखेंगे तो हमने यूरोपियन यूनियन में पढ़ा था कि उधर कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजें हैं। तो
इस तरह से इधर जो है ऑप्शनल लैंग्वेज जो है इसकी कितनी है, 10 ऑप्शनल लैंग्वेज हैं। किसकी? ओशन की। ओशन की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 10 है। और 10 क्यों है? क्योंकि 10 इसके क्या है, मेंबर नेशन हैं। इस एसोसिएशन के कितने मेंबर हैं ओशन के? वो कितने? 10 है। तो इन्होंने 10 को ही अपना ऑफिशियल लैंग्वेज को है वो डिक्लेयर किया है या माना है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ ओशन कि ओशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन जो है ये बनने का इसका एक प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि कैसे बना, ये डिटेल दी है यहाँ पे, और उसके की फीचर्स बताए कि कहाँ कहाँ पर इनको जो है क्या क्या काम किस फोरम को दिया है या किस कम्युनिटी को दिया है, या इसका ऑब्जेक्टिव बनने का क्या था, इस रीजनल फोरम को बनने का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो हमारे रीजनल फोरम जो है, एक यूरोपियन यूनियन भी कंप्लीट हो गया। देखो आपके क्या क्या टॉपिक कंप्लीट हुए। राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी वो पढ़ लिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड इट्स की फीचर्स, और उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशंस या रीजनल एसोसिएशंस, तो वो भी कंप्लीट कर दिया हमने। आज हमने कंप्लीट कर दिया मींस कि दो दो ये अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर, ये भी पूछ सकते हैं खाली व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ ओशन, या व्हाट आर द प्राइमरी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओशन। तो लेकिन ये कंबाइन या फॉर्मेशन पूछ सकते हैं अलग, या दोनों को कंबाइन करके पूछ सकते हैं। तो आज हमने ये और टॉपिक लिया था फॉर्मेशन ऑफ ओशन एंड इट्स की फीचर्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओशन। तो ये कंप्लीट इतने टॉपिक हो गए। तो आस्ता आस्ता जो है ये टॉपिक जो है मैं आपको कवर करवाऊंगा। थैंक यू। आई होप कि आपको समझ आई होगी और अच्छी तरह से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।